अभी राजदीप सरदेसाई ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं है कहने के लिए, लेकिन मुझे जो विषय दिया गया है उसमें ये गुंजाइश है कि मैं आपको एक दूसरे रास्ते लेके जाऊं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पत्रकारिता का एक स्वर्णिम दौर है। आज की तारीख में जैसी पत्रकारिता होती है ऐसी पत्रकारिता पहले नहीं होती थी। पहले टेलीफोन पर सूचना के आधार पे खबर लिखी जाती थी। आज स्पॉट रिपोर्टिंग का दौर है और अभी आपको राजदीप ने बताया कि अगर लातूर की घटना में वहां न गए होते तो शायद इस बात का एहसास न होता कि वो कितनी बड़ी घटना है। ये बदला हुआ दौर है, निश्चित तौर पे बदला हुआ दौर है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आखिर हम किस तरह के दौर में गुजर रहे हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं। मेरा विषय है कि क्या नैतिकता आवश्यक है आज की पत्रकारिता के लिए। आखिर पत्रकारिता की नैतिकता है क्या? भाई श्रवण जी, जिनको हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता का अलग अच्छे रूप से जगा रखा है, प्रेस काउंसिल के मेंबर हैं। अभी आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि अंतिम टेलीग्राम भेजा जा चुका है, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसमें जो बाकी सारी चीजें, उसमें 19वीं सदी में क्रिएट किया हुआ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आज भी मेंशन्ड है। जमाना तेजी से बदल रहा है, हर रोज चौकस रहने की जरूरत है। आखिर पत्रकारिता के वो गुण कौन से हैं? जब कानून में कोई बात की जाती है तो अक्सर उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि इसका नैरेटिव क्या है, इसकी कथा क्या है। एक था राजा, वहां से कथा शुरू होती है और इस बात पे खत्म होती है कि आखिर इस स्टोरी का मॉरल क्या था। ये जो मॉरल है, जिसकी बात अभी राजदीप कह रहे थे कि मूल्य खत्म हो रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये मूल्य खत्म हो रहे हैं या ये नए मूल्य पैदा हो रहे हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे, जिनको हमारी पीढ़ी नहीं समझ पा रही। आखिर उन मूल्यों में वो कौन से कॉमन डिनोमिनेटर हैं जो अभी भी जिंदा है? पत्रकारिता का वो कौन सा पैशन है? एक्यूरेसी, फेयरनेस, वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब वो बीज शब्द हैं जो पत्रकारिता के मूल में है। और यही प्रिंट जर्नलिज्म और टेलीविजन जर्नलिज्म को अलग करते हैं। प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन प्रेस काउंसिल अपनी गाइडलाइन में कहता है कि जरूरी है, फेयरनेस भी जरूरी है। विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जज जीएन रे, जो प्रेस परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2010 का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके शुरुआत में अपने प्रीफेस में लिखा है कि पत्रकारिता बहुत ताकतवर हो गई है। अब ये फोर्थ स्टेट कहलाने में भी संकोच कर रही है, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, किसी का भी चरित्र बना सकती है और बिगाड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर ठीक से देखें। आखिर वो ठीक क्या है? यदि कोई समाचार पत्र अपनी वेबसाइट चलाता है तो वेबसाइट पे तो खबर जा चुकी है। प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन का अर्थ क्या है? लेकिन प्रिंट जर्नलिज्म की यही थाती है। 20वीं सदी में
ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है कि बहुत से लोग इससे असहमत हों। टोरंटो विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर मार्शल मैकलुहन, जिसने यह देखा आज से 35 साल पहले कि इंटरनेट नाम की चीज होगी, जिसने उसकी भविष्यवाणी की, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का इतना बड़ा थियरिस्ट अभी नहीं पैदा हुआ। उसने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया में टेलीविजन को कहा कि यह कूल मीडियम है। राजदीप को यह बात समझनी चाहिए। और प्रिंट हॉट मीडियम है, यानी प्रिंट स्वतः रिएक्शन पैदा करता है, उसको रिएक्शन पैदा करने की जरूरत नहीं है, लिखी चीज में वो ताकत है। और टेलीविजन कूल मीडियम है। वो सही कह रहे थे कि यदि आप 4 आदमी चोंच नहीं लड़ाएंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप डिनर कर रहे हैं और डिनर करते समय घर में टीवी चल रहा है, तो अगर कोई बहुत कुछ नहीं हो रहा है तो बगैर देखे भी आप उठ सकते हैं खा के। अचानक अगर कोई कहे कि अरे वो देखो क्या आ रहा है, और सबका ध्यान उधर जाता है। यानी टेलीविजन को ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। और मार्शल मैकलुहन ने कहा कि इसीलिए दुनिया में वर्चुअल वार होगा। भारत पाकिस्तान लड़ने नहीं जा रहे हैं, और एक टेलीविजन चैनल के लड़ाने से लड़ेंगे भी नहीं। इतनी समझ है दोनों देशों की सरकार में। लेकिन टेलीविजन वर्चुअल वॉर चलाएगा। हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज। जेम्स जॉयस नाम के आदमी ने इसका कुछ एक्सपेरिमेंट किया फेनगन वेक नाम के उपन्यास में, और मार्शल मैकलुहन ने कहा, उसने उसकी अवधारणा बनाई। जब उसने उसकी अवधारणा बनाई तो उसने कहा कि जब समाचार विद्युत गति से चलेगा और आम आदमी तक पहुंचेगा, तब दुनिया का ट्राइबलाइजेशन होगा। यानी जो सिविलाइजेशन का कल्चर है, उससे पीछे का जो सामूहिक कल्चर था, उस कल्चर की ओर दुनिया चली जाएगी। और इसीलिए कैंडल मार्च ठीक से देखा जाएगा, क्योंकि वो ट्राइबलाइज वर्ल्ड की ओर लेके जाती है। यदि समाचार विद्युत गति से चल रहा है तो वेरिफिकेशन है ही नहीं है। अगर वेरिफिकेशन नहीं है, जो पत्रकारिता के मूल में है, तो क्या वो पत्रकारिता है? सोशल मीडिया, ये मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, हम जर्नलिज्म में सोशल मीडिया ला कब से रहे हैं? क्रेडिबिलिटी, सोशल मीडिया की कौन सी क्रेडिबिलिटी है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें पत्रकारिता को पुनर्भाषित करना होगा, यदि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया भी जर्नलिज्म का पार्ट बने। पत्रकारिता एक चीज है और सोशल मीडिया दूसरी चीज है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन तीसरी चीज है। और इस युग में, पहले भी टेलीग्राफ के जमाने में सूचना विद्युत गति से ही चलती थी, लेकिन अब वो आम आदमी के पास पहुंचती है। इसलिए ये फर्क है। तो हम अगर इस बात को ठीक से देखें, अभी वो कह रहे थे कि कैसे हम इश्यूज को बनाते हैं। एलिस इन द वंडरलैंड 19वीं सदी की एक छोटी पुस्तक है जो एक बच्चे के लिए लिखी गई, और उसमें राजा कहता है कि एंड लेट अस कॉल द एविडेंस एंड देन विल फॉलो द सेंटेंस। तो रानी कहती है, बट व्हाई द एविडेंस फर्स्ट? लेट्स कॉल द सेंटेंस फर्स्ट एंड देन फॉलो द एविडेंस। तो एलिस हंसती है और कहती है कि लुक व्हाट्स हैपनिंग, लेट द सेंटेंस बी फर्स्ट एंड लेट द एविडेंस बी सेकेंड। ये पुस्तक आज नहीं लिखी गई, 1864 में लिखी गई। आज नहीं लिखी गई ये पुस्तक, लेकिन आज हम इसको देखते हैं साक्षात रूप से। जिस आदमी ने लिखी, वो आदमी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और चार्ल्स लुडविग। और उस जमाने में लीनियर और नॉन लीनियर की थियरी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा।
इतना कहूंगा कि मार्शल मैक्लुहान ये बात बार बार कहते थे कि टाइप, जिसको हम कहते हैं टाइप फेस, ये टाइप जो है ये लीनियर है, और टेलीविजन जो ऑडियो विजुअल है ये नॉन लीनियर है। उसके अंतर को हमको ठीक से समझना होगा, इस सोशल मीडिया के अंतर को हमको ठीक से समझना होगा। और जहां तक रहा सवाल पेड कंटेंट का, अमेरिका में आजकल एक बयार आई हुई, इंदौर का ये सेमिनार, जिसके लिए मैं इंदौर प्रेस क्लब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अक्सर इंदौर प्रेस क्लब वो सब करता है जो मैं कहता हूँ कि प्रेस क्लब इंडिया को करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगा कि आज हम इस विषय पे उस समय चर्चा कर रहे हैं जब अगले महीने अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने अखबार वालों को, टेलीविजन वालों को और विज्ञापनदाताओं को एक सेमिनार में बुलाया है, ये पूछने के लिए वो बहुत बारीकी से काम कर रहा है, क्योंकि वो दखल नहीं देना चाहता, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बगैर दखल दिए हुए वो कह रहा है कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है। अब आप कहेंगे साहब ये नेटिव एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है? नेटिव एडवर्टाइजिंग यानी स्पॉन्सर्ड कंटेंट 2013 में $1.91 बिलियन का नेटिव एडवर्टाइजिंग अमेरिका में छपा है, जो अपनी स्टाइल में एडिटोरियल जैसा है, अपने हेडलाइंस में एडिटोरियल जैसा है, और अपने फॉन्ट में भी एडिटोरियल के आसपास ही है, जिसको कि हम सब पेड कंटेंट के रूप में जब देखते हैं तो समझते हैं। और एडिटर और पब्लिशर ये बार बार कह रहा होता है कि जरा संभल के, ये फॉन्ट अलग हो जाएगा तो दिखाई पड़ेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ई मार्केटिंग जैसी संस्था कहती है कि 2017 में ये $3 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। आपको इसका अंदाजा नहीं लग रहा होगा जब मैं कह रहा हूं $3 बिलियन। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की प्रिंट एडवर्टाइजिंग का यही साइज है, 18,000 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो पूरे हिंदुस्तान, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब मिला के, इतना बड़ा साइज अमेरिका में केवल स्पॉन्सर्ड कंटेंट, जो कि लगभग वैसे ही दिखते हैं और ऑलमोस्ट वैसे ही दिखते हैं जैसे कि हैं। इसका क्या होगा? इसके लिए डिपार्टमेंट्स में एडिटोरियल के अलावा, ताकि वो दीवार बनी रहे, तो विज्ञापन और संपादकी के बीच में एक नया डिपार्टमेंट पैदा हो रहा है, जो एडिटोरियल भी है और एडवर्टाइजिंग भी है। अब ये नया डिपार्टमेंट पैदा हो रहा है जो पत्रकारिता के लिए नई चुनौती और नैतिक चुनौती है कि आखिर हम इससे कैसे निपटेंगे। अब विज्ञापन एजेंसीज को इसकी कोचिंग दी जा रही है। बज़फीड नाम का एक नेटवर्क है जो ये बताता है कि कैसे नेटिव कंटेंट तैयार करें, नेटिव एडवर्टाइजिंग तैयार करें। इसका कोर्स चल रहा है। विज्ञापन एजेंसियां अपनी जगह मांग रही हैं, और अब विज्ञापन एजेंसियों ने तय किया है कि साल में 5 बार कैंपेन चलाने की बजाय अब हमारे पास 24/7 का न्यूज़ रूम होना चाहिए, जिससे कि हम पूरे साल कुछ न कुछ ऐसा बम्बार्ड करें जिससे कि अपना स्थान बनाएं। इसको कहते हैं राइट रेल। जहां विज्ञापन दाहिने हाथ पे दिखाई पड़ता था, अब अपने एडिटोरियल के स्पेस में बाखूबी आप देखेंगे किसी जानवर की आकृति में आ रहा होता है। मेरा ये मानना है कि हम सबको पहले ये समझना चाहिए कि आखिर हम किस पेशे में हैं। ये जो जज्बा है, ये जज्बा बना रहना चाहिए, इसकी नैतिकता बनी रहनी चाहिए। समाज कोई आज नहीं बना, और ऐसा नहीं कि 50 साल में समाज बना। इतिहास लंबा है। मीमांसा दर्शन ने आचार तत्व